मेरा साइकोलॉजी की तरफ जो टिल्ट था वो एक्सीडेंटली हुआ। इसमें ना सिर्फ मुझे ख़ुद को जानने का मौका मिला, बल्कि मुझे लगा कि हम तो सिर्फ किसी को टेक्निकल बातों के ज़रिए उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जब भी आप किसी लंबे सफ़र पे होते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसे लम्हात आ सकते हैं कि जब आपको लगता है कि शायद मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। डॉक्टर साहब, आपकी एजुकेशनल जर्नी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। तो इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? और ऐसे कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं कि वो ना होते तो आप इस मुकाम तक ना पहुँचते? आह, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी को कम क्रेडिट दे दूं। इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ रह ना जाए। ये वो क्वेश्चन है जो मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों से भी सुन चुका हूँ, फैमिली से भी सुन चुका हूँ, और इसको कई दफ़ा मैंने खुद भी अपने आप से सोचा। इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है कि आप किसी को अपने टेक्निकल वर्ड से बदल दो। जो दवाइयाँ नहीं बदल पा रही, जो प्रोसीजर्स नहीं बदल पा रहे, बहुत सी चीज़ें नहीं बदल पा रही, वो खुद नहीं बदल पा रहे। मैंने ये देखा है कि ज़हनी मसलों में जो लोग फँस जाते हैं, वो बहुत तकलीफ़ काट रहे होते हैं। बेशक। दूर से लोग देख के कह रहे होते हैं कि यार देखो, तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या है? तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप सिर्फ़ अपने गोल्स पे नज़र रखते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। और कुरान में भी यही है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुम कोशिश करते हो। अस्सलाम वालेकुम। आज की एपिसोड मेरी कहानी में हमें ज्वाइन किया है गिफ्ट यूनिवर्सिटी से हेड ऑफ डिपार्टमेंट साइकोलॉजी डॉक्टर तलहा ने। आइए उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। तो सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी इब्तदाई तालीम जो मिडल तक थी वो अलबदर स्कूल से थी। उसके बाद जो मेरा मैट्रिकुलेशन था वो गवर्नमेंट एएम इस्लामिया हाई स्कूल नंबर 1 गुजरांवाला से था। इंटरेस्टिंगली मैं इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैंने बीटेक ऑनर्स किया था इलेक्ट्रिकल पावर में। लेकिन मेरा साइकोलॉजी की तरफ जो टिल्ट था वो एक्सीडेंटली हुआ। हम्म। मैं साइकोलॉजी को इवनिंग में जस्ट एक शौक के तौर पे पढ़ना शुरू किया एक कॉलेज से, और फिर जब मैंने उसमें एमएससी की तो इट टुक मी 6 मंथ्स टू डिसाइड कि मैं साइकोलॉजी को करियर बनाऊं या मैं इंजीनियरिंग को करियर बनाऊं। तो बड़ा सोच विचार करके फिर फाइनली मैंने साइकोलॉजी को चूज़ किया, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि इसमें चूँकि एक फ़ीमेल डोमिनेंट फ़ील्ड है, और जब मैंने एमएससी के बाद इंटर्नशिप की एक रिहैब सेंटर में, तो मुझे पता चला कि इसमें तो लड़कों के आने की बहुत ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ऐसा काम है जो कि मेल साइकोलॉजिस्ट अगर इस फ़ील्ड में आएँ तो वो अच्छे से कर सकते हैं। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि मुझे इस फ़ील्ड में ही आगे जाना है, और फिर मैंने इसी में आगे पोस्ट ग्रेजुएशन की और इसी में फिर पीएचडी की। ये एक मिक्स्ड अप्रोच थी, क्योंकि साइकोलॉजी मेरी फील्ड नहीं थी, मैंने शुरू से इंजीनियरिंग पढ़ी थी। एमएससी की तो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, फिर जब पोस्ट ग्रेड में गया इंटर्नशिप्स की, तो इसको और शौक से पढ़ा, तो इसमें मुझे इंटरेस्ट डेवलप होता ही गया। तो चूँकि मैं बाय चॉइस इस फील्ड में आया था, तो ये जो जर्नी थी एजुकेशन की, ये मेरे लिए तो एक फ़न लर्निंग थी, और इसमें ना सिर्फ मुझे ख़ुद को जानने का मौका मिला, बल्कि मुझे लगा कि हम तो सिर्फ किसी को टेक्निकल बातों के ज़रिए उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अच्छा, तो सर अब आप मुझे ये बताएं कि आपने अपने इस करियर में कौन-कौन से चैलेंजेस को फेस किया है? इसमें मुझे बड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि मेरी फैमिली अपोज़ कर रही थी, क्योंकि तुमने पहले इंजीनियरिंग की है तो तुम उसी फील्ड को परस्यू करो। क्यों अब इंजीनियरिंग के फ़ौरी बाद आप एकदम से साइकोलॉजी की तरफ चले गए हो, और फिर आप कह रहे हो कि मैं इसको ना सिर्फ पढ़ना है बल्कि इसको करियर भी इसको परस्यू करना है। तो सबसे पहले जो मुझे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का सामना करना पड़ा वो मेरी अपनी फैमिली से था, जो हुँ। फेयर इनफ वो बहुत हद तक ठीक थे। लेकिन मेरा जो इसमें पैशन था और जो सीखने का जो शौक़ था वो मुझे इस फील्ड में आगे पुश करता गया। और इसमें और चैलेंजेस ये थे कि मुझे जॉब भी करनी थी, मुझे पढ़ाई भी करनी थी, फैमिली भी थी। तो इन सब को इकट्ठे लेके चलने में जो एक रुकावट आई थी, तो वो कई दफ़ा थका देती थी, और कई दफ़ा वीक मोमेंट्स आती थी कि आप किसी एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। लेकिन फिर आप जब लगे रहते हैं, आप पुश करते रहते हैं खुद को, जी। तो फिर आप कहीं न कहीं
विन विन सिचुएशन निकाल लेते हैं और आप आगे करियर को परसू कर लेते हैं। तो इट इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, ये जितना भी मेरा साइकोलॉजी का सफ़र था पीएचडी तक। लेकिन ये एक फ़न एडवेंचरस एक एक्सपीरियंस था। सर आपकी इस करियर जर्नी में कोई ऐसा वक्त आया कि जब आपने सोचा कि बस अब मैं नहीं कर सकता? जब भी आप किसी लंबे सफ़र पे होते हैं तो अक्सर औक़ात ऐसे लम्हात आ सकते हैं कि जब आपको लगता है कि शायद मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वही लम्हा होता है जब आपको ठहर के सोचना होता है, उसको रीथिंक करके और आपको दोबारा से उठ के चलना होता है। क्योंकि अगर आप उस डिप से बाहर निकल आएँ, तो आप अपने गोल को अचीव करने से बस थोड़ा ही दूर होते हैं। तो ऑब्वियसली मेरे इस करियर जर्नी में भी कई दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आई, लेकिन जो बहुत सिग्निफिकेंट थी वो था कि जब मैं पीएचडी का थीसिस कर रहा था, उस वक़्त मैं मेरा करियर भी मिड करियर जर्नी पे था। मेरी जो फैमिली लाइफ भी चल रही थी आगे, तो उसमें जो एक बैलेंस था वो सारा ख़राब हो चुका था। आपकी जो पीएचडी की रिसर्च है वो तजर्बाती रिसर्च थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। जॉब बहुत ज़्यादा जॉब बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, बिल्कुल। उसकी अलहदा से चैलेंजेस और उसकी डिमांड्स होती हैं। उसके बाद आपकी फैमिली, उसके अलग चैलेंजेस हैं कि उनका क्वालिटी टाइम, फिर आपकी सोशल लाइफ, फ्रेंड्स और सबसे बढ़ के आप खुद, आपका मी टाइम। तो इट वाज़ ऑल डिस्टर्ब्ड। तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं फैमिली टाइम को बेहतर करूं या मैं अपने थीसिस को ज़्यादा टाइम दूं, या मैं अपनी जॉब पे ज़्यादा फोकस करूं। तो उस वक्त मुझे लगा कि जैसे सब ख़राब हो चुका है और कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन वहाँ पे मैंने अपने मेंटोर्स से बात की, मैंने उनसे मशवरा लिया और फिर रीथिंक किया। तो फिर मुझे पता चला कि नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा, मुझे ही कोई सिचुएशन निकालनी है, मुझे ही कोई विन विन सिचुएशन को देखना है। तो फिर मैंने प्रायोरिटी सेटिंग की और टाइम मैनेजमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली बनाया। हुँ। तो फिर जब मैंने चीज़ों को इफ़ेक्टिवली प्रायोरिटाइज़ किया, तो थीसिस भी हो गया और थीसिस होने के बाद फैमिली भी बहुत अच्छी खुश हो गई और उसका असर मेरी जॉब पे भी आया, बल्कि ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिलना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब आपकी एजुकेशनल जर्नी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही है। तो इस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? और ऐसे कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं कि वो ना होते तो आप इस मुकाम तक ना पहुँचते? ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं किसी को कम क्रेडिट दे दूं। इसमें बहुत से लोगों का हाथ था, बिकॉज़ आप अकेले चल रहे होते हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी इमोशनल सपोर्ट, उनकी हर लिहाज से जो सपोर्ट होती है वो आपको पुश कर रही होती है टुवर्ड्स योर गोल। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह का एक फ़ज़ल था मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थीं। मेरी मिसेस ने मुझे इस सारी जर्नी में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हुँ। बल्कि उसके सपोर्ट के बगैर तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी कि मैं फैमिली, जॉब और बाकी सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से और प्रॉपर्ली मेंटेन कर पाता। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरा इस फ़ील्ड में मेंटोरशिप, अगर फ़ील्ड स्पेसिफ़िक बात करूँ, तो उसमें मैंने डॉक्टर सदाकत हैं विलिंग वेज के सीईओ, मैंने उनके साथ जब काम किया तो मैंने उनसे बहुत अच्छा सीखा। मैंने उनसे फ़ील्ड के बारे में सीखा, उनसे मेंटोरशिप ली, मैनेजमेंट उनसे मैंने बहुत सीखी। उसके बाद जब मैं लाहौर से गुजरांवाला वापस आया, तो यहाँ पे मेरी मुलाकात डॉक्टर साकिब से हुई। डॉक्टर साकिब बाजवा तब यहाँ पे डीएचक्यू गुजरांवाला में शोबा नफ्सियात के सरबराह थे। तो मेरी उनसे एक सेमिनार में मीटिंग हुई और तब हमारी आपस में जो डिस्कशन चली, वो इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग चली कि हमें लगा कि हम तो हम ख़याल हैं। तो वहाँ से फिर हमारी एक जॉइंट वेंचर्स भी कई शुरू हुए, कई रिसर्चेज़ शुरू हुईं, कई बातचीत शुरू हुई। तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा गाइड किया मेरी फ़ील्ड के मतलब, और मेरा जो कॉन्सेप्ट था साइकेट्री के मतलब, तो वो भी बड़ा चेंज हुआ और आज तक उनके साथ मेरा इकट्ठा है। और जब भी फ़ील्ड में सपोर्ट चाहिए होती है, तो मुझे उनसे मिलती है। इसके अलावा जो मेरे सुपरवाइज़र थे डॉक्टर ताहिर खलीली, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वो तब हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे,
और फिर कई हाई पोस्ट पे रहे और अब वो शिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो इस उन उनका भी इसमें बड़ा की रोल रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे हमेशा अच्छे मेंटोर्स मिले। माशाल्लाह। इसके अलावा जब फिर मैं आर्मी में एज सिविलियन साइकोलॉजिस्ट के तौर पे गया और ये पूरी आर्मी की अपनी नौयत की एक पहली हायरिंग थी। तो जब मैंने उनके साथ 3 साल काम किया तो वहाँ पे मैंने डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स और जो क्रेडिबिलिटी ऑफ वर्क होता है वो जब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि मैं तो ब्लेस्ड हूँ कि मेरे साथ हमेशा अच्छे मेंटोर्स ही रहे हैं। तो इन्हीं मेंटोर्स की वजह से मैं ये समझता हूँ कि मेरे अंदर वो इंटीग्रेशन आ गई उन तमाम खसूसियात की, क्योंकि हर पर्सनैलिटी और हर मेंटोर की जो स्ट्रेंथ्स होती हैं, जब आप डाइवर्सिटी में लेते हो तो आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करते जाते हो। तो मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरे जितने भी मेंटोर्स हैं, मैं उनकी पर्सनैलिटी की लिमिटेशंस को छोड़ के, उनकी पर्सनल लाइफ को साइड पे करके, जो उनकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनके कामों की स्ट्रेंथ्स हैं, उनको मैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करूँ। हम्म। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे आज के दिन इस सब जगहों पे काम करके, डाइवर्स सेटिंग में काम करके, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। एज अ साइकोलॉजिस्ट क्या आप अपने करियर से सेटिस्फाई हैं? ये वो क्वेश्चन है जो मैं कई दफ़ा अपने दोस्तों से भी सुन चुका हूँ, फैमिली से भी सुन चुका हूँ और इसको कई दफ़ा मैंने खुद भी अपने आप से सोचा। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा मुझे तंग करता था अर्ली करियर पे। लेकिन जैसे-जैसे मैं फ़ील्ड में आगे जाता गया तो मुझे इसके आंसर खुद ब खुद मिलते गए। शुरू में मुझे भी लगता था कि हम सिर्फ़ बातों से कैसे किसी को ठीक कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम तो खुद बड़े समझदार हैं या ज़हनी मसले जो हैं ये खुद ही ठीक हो जाते हैं, इंसान को बस विल पावर यानी हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट तो सिर्फ़ बातें बातें करने के पैसे लेते हैं। तो लेकिन जब मैं इस फ़ील्ड में आया और मैंने थेरेपी और काउंसलिंग स्किल्स को सीखा और जब मैंने उनको अप्लाई किया पेशेंट्स पे, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है कि आप किसी को, इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है कि आप किसी को अपने टेक्निकल वर्ड से बदल दो। जो दवाइयाँ नहीं बदल पा रही, जो प्रोसीजर्स नहीं बदल पा रहे, बहुत सी चीज़ें नहीं बदल पा रही, वो खुद नहीं बदल पा रहे। लेकिन आपकी टेक्निकल बातचीत के ज़रिए पेशेंट के अंदर ऐसी इनसाइट पैदा होती है हम्म। और वो अपने अंदर ऐसा एक चेंज प्रोसेस लेके आता है कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और ना सिर्फ उसकी बदलती है, बल्कि उससे जुड़े हर बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ज़हनी मसलों में जो लोग फँस जाते हैं, वो बहुत तकलीफ़ काट रहे होते हैं। बेशक। दूर से लोग देख के कह रहे होते हैं कि यार देखो तुम ठीक तो हो, तुम्हें क्या है? हौसला करो, हिम्मत करो। लेकिन जिस पे वो बीत रही होती है, वो हम्म। तकलीफ़ सिर्फ़ वही जानता है। ऐसा ही तो ऐसा। ऐसे लोगों को जब मैं चेंज होता देखता हूँ, तो ये फ़ील्ड मुझे बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग लगती है। वो प्राइसलेस खुशी होती है जब एक पर्सन पहले सेशन में आया, तो वो कितनी पेन में था मेंटली और उसके बाद जैसे-जैसे वो सेशंस में आगे जाता है, तो जब वो ठीक होता है, तो वो एक खुशी जो है ना, वो एक प्राइसलेस खुशी है। तो सर आज अगर आप अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा फ़ख्र किस चीज़ पर महसूस करते हैं? अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है कि मैंने जो गोल्स बनाए, मैंने वो अचीव किए। हुँ। मैंने जो करना चाहा, जो भी मैंने करना चाहा, मैंने जब उस पे पूरी एफ़र्ट लगाई, तो वो मुझे मिल गया। तो मुझे लाइफ़ में कोई रिग्रेट नहीं कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपने करियर पाथ्स को चूज़ कर रहा हूँ, अपने लाइफ़ के डिसीजंस कर रहा हूँ। तो उसमें अगर मुझे कभी कामयाबी मिलती है या कभी नाकामी मिलती है, तो वो मैं उसको किसी पे ब्लेम नहीं करता कि ये इस वजह से है या इसकी वजह से मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं अपने डिसीजंस खुद लेता हूँ। तो और मैं अपने गोल्स बनाता हूँ और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए मैं सारी एफ़र्ट्स लगा देता हूँ और उसमें मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि कि वो आगे जा रहा है या वो आगे जा रहा है। मैं आपको इसकी छोटी-सी मिसाल देता हूँ, जब मैं छोटा था, जी, जी। तो स्कूल में हमेशा मेरी सेकंड पोज़ीशन आती थी। मेरा एक दोस्त था, उसकी फर्स्ट आती थी, मेरी सेकंड आती थी। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि इसकी हमेशा फर्स्ट आती है और हुँ, मेरी हुँ। हमेशा सेकंड आती है और मैं हर दफ़ा कोशिश करता था। ऐसे खैर स्कूल गुज़र गया, कॉलेज आया, फर्स्ट ईयर में था, अभी मैं 18 साल का नहीं था, आई वाज़ 14। तो मैंने कहा मुझे बाइक लेके दें, लेकिन वाला साहब ने कहा कि नहीं, बाइक तो नहीं मैं लेके दे सकता, अभी तुम 18 के नहीं हो। तो मैंने बड़ी ज़िद की। उन्होंने कहा ओके, अगर तुम फर्स्ट ईयर में
उन्होंने मुझे एक परसेंटेज बताई कि इतने परसेंट नंबर ले लोगे तो मैं तुम्हें बाइक ले दूंगा, और उनके नज़दीक वो इम्पॉसिबल टास्क था जिसको आप अचीव नहीं कर जिसको मैं सकते। अचीव नहीं कर सकता। तो ये ना करेगा तो ना इसको मैं बाइक लेके दूंगा। हम्म। अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस परसेंटेज पे था कि मैंने इतने परसेंटेज लेने हैं, और मैंने अपनी सारी एफर्ट्स जो हैं पढ़ाई पे लगाना शुरू कर दी। और जब रिज़ल्ट आया तो उस परसेंटेज से भी 3% मेरे ज़्यादा आए, और माशाल्लाह। अमेजिंगली ये हुआ कि मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया। वाह। अब जब मैं साइकोलॉजिस्ट बना हूँ, तो फिर मैंने जब उसको वापस जाके देखता हूँ कि तब एक्चुअल में क्या हुआ था, तो असल में ये था कि वो पहले जब कॉलेज था, स्कूल था, तो मैं हमेशा ये सोचता था अच्छा वो भी पढ़ रहा होगा, उसने ज़्यादा पढ़ लिया होगा, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसने नोट्स नहीं मुझे दिए थे, उसने वो ज़्यादा ना पढ़ ले, तो मैं कंपैरिजन में था, और मेरी नज़र दूसरे के ऊपर थी कि हम्म। कहीं वो मुझसे आगे ना बढ़ जाए और वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा होगा। तो ये जो चीज़ थी मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही थी, और मैं अपने सारे टैलेंट होने की वजह के बावजूद अपनी पूरी एफर्ट्स ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरी एफर्ट्स का बहुत सा हिस्सा जो है वो अनहेल्दी स्ट्रेस में और एंजाइटी में चला जाता था। लेकिन जब कॉलेज आया तो मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि वो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी मुझसे आगे चले जाएंगे या मेरे से पीछे रह जाएंगे या क्या होगा, मुझे किसी की परवाह नहीं थी। क्योंकि आपका फोकस था उस मेरा फोकस था, परसेंटेज मेरा पे। अपना सिर्फ गोल था, हम्म। मेरा अपना एक गोल था, और मेरा सिर्फ फोकस था कि मैंने अपना ये गोल अचीव करना है, और उसके लिए मैंने सारी मेहनत की। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप सिर्फ अपने गोल्स पे नज़र रखते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करते हैं, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलती है। और कुरान में भी यही है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जिसकी तुम कोशिश करते हो। आजकल के इस चैलेंजिंग दौर में बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप तलबा और तलबात को क्या नसीहत करना चाहेंगे कि वो कैसे अपनी प्रॉब्लम्स और अपने फेयर को ओवरकम कर सकते हैं? अब का दौर बड़ा फास्ट हो चुका है, और इस दौर की बहुत सी खूबियाँ हैं और बहुत सी लिमिटेशंस हैं। जहाँ हमें टेक्नोलॉजी और बहुत सी चीज़ों में आसानियाँ मिल चुकी हैं, वहीं ये सब चीज़ें कुछ लिमिटेशंस के साथ आई हैं, और अगर उन लिमिटेशंस पे हम वर्क कर लें तो हम इस टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद अपने लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बना सकते हैं। नंबर वन पे है मल्टीटास्किंग। आज का नौजवान मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व है, हर चीज़ उसे करनी पड़ रही है। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में था, जब मोबाइल भी नहीं था, तो हमारा काम था स्कूल जाना, स्कूल से वापस आके खेलना, काम करना और टीवी देखना और सो जाना, दैट्स इट। और इसमें हमारी कोई बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं थी। लेकिन अब का स्कूल का बच्चा भी बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग में है। उसका होमवर्क उसे व्हाट्सएप पे आ रहा है, उसे व्हाट्सएप पे बातें करनी है दोस्तों से, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, फिर वो एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि अच्छा मैंने यहाँ भी पोस्ट करना है, मैंने यहाँ भी पोस्ट करना है। और फिर लोग एक चीज़ पे, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इक्तफ़ा नहीं करते। फेसबुक भी है, इंस्टा भी है, स्नैपचैट भी है, यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी है, ट्विटर भी है, एंड देयर आर सो मेनी अदर ऐप्स। तो ये एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मुझे यहाँ भी पोस्ट करना है, यहाँ भी पोस्ट करना है, यहाँ भी पोस्ट करना है, फिर मैंने इंटरेक्ट करना है, मैंने रिप्लाई करना है, रिस्पॉन्स करना है। तो ये जो एक सोशल मीडिया की दुनिया में हम धंसते जा रहे हैं, और इसके में एक लामुतनाही एक अमल में चले गए हैं, तो ये एक बच्चों को हर वक्त किसी ना किसी प्रॉब्लम में लेके जाते हैं, जिसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कुछ रह ना जाए, देख लूँ मैं, फिर देख लूँ मैं, फिर देख लूँ। इसके अलावा बच्चों को अब होमवर्क वैसे नहीं मिलता, या यूनिवर्सिटी में वैसे टास्क नहीं मिलते जैसे पहले मिला करते थे। पहले तो बड़ी आसान से टास्क होते थे। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है तो टास्क बड़े इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, होमवर्क, किताबों का ज़्यादा काम, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। फिर सोशलाइजेशन है, पार्टीज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का नौजवान अगर सिर्फ पढ़ रहा है तो वो सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है, घर वालों की नज़र में तो वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, और वो कहते हैं तुम करते क्या हो, सही बात है। लेकिन एक्चुअल में वो बहुत कुछ कर रहा है। वो अपने लिहाज से देखे तो वो बहुत कुछ कर रहा है, उसकी भी बहुत सी जिम्मेदारी है। तो हमें मल्टीटास्किंग को इस तरह से सेटल करना है कि मल्टीटास्किंग हमने करनी तो है, और लेकिन रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग आपकी वर्क परफॉर्मेंस पे असर डालती है।
तो मल्टीटास्किंग को हम काबू पा सकते हैं प्रायोरिटी सेटिंग से। आपको प्रायोरिटीज़ बनानी आनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी हैं, उनको टॉप लिस्ट पे रखें, कौन सी कम ज़रूरी हैं, फिर कौन सी कम ज़रूरी हैं। और अगर आप सिर्फ एक डे प्लान करना शुरू कर दें ना सुबह, कि आज मैं सुबह दिन में क्या 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 करना है, तो आपकी बहुत सी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और नंबर 2, मैं कहूँगा कि अपनी गोल सेटिंग करें। आपको पता होना चाहिए कि मैं लाइफ मकसद के बगैर नहीं गुजार रहा, क्योंकि इंसान और हैवान में यही फ़र्क है। बेशक। वैसे तो कई फ़र्क हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि इंसान मकसद बना सकता है। और अगर हम मकसद के बगैर, वो चाहे आपका कोई भी मकसद है, वो आपको इंडिविजुअल मकसद हो सकता है, और उस पे फिर आप सेटिस्फाइड होते हैं और आपको पता होता है कि मैं अपना मकसद पूरा करने की तरफ जा रहा हूँ। तो अपना मकसद बनाएं, उसको पूरा करने की तरफ जाएं, और लगे रहें। यानी कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस।